आज एक विशेष विषय के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपका मत जानना चाहता हूँ। वीडियो सुनने के बाद यदि आपको लगे कि मेरा मत सही है या गलत है, आप उसके ऊपर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये राष्ट्रहित में है और मैं जो भी बात करूँगा वो राष्ट्रहित के लिए करूँगा, भारत के प्रत्येक जन के प्रति, सुरक्षा के प्रति बात करूँगा। तो ये विषय है नकाबपोश कानून और राष्ट्र की सुरक्षा, एक कठिन लेकिन अपरिहार्य विमर्श। भारत के सार्वजनिक विमर्श में आज एक असहज किंतु अनदेखा ना किया जा सकने वाला प्रश्न बार बार उभर रहा है। क्या उन नकाबपोशों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति और सम्मान नहीं होना चाहिए जो नकाब पहनकर विदेशों में बैठे भारत विरोधी आतंकियों, उग्रवादियों और देशद्रोहियों को ऊपर या नीचे पहुंचा देते हैं? क्या ऐसे कार्य केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया हैं या फिर एक ऐसी वास्तविकता जो तब सामने आती है जब कानून की पहुंच सीमित हो जाती है और राष्ट्र की सुरक्षा तत्काल खतरे में पड़ जाती है? यह प्रश्न केवल भावनाओं का नहीं है, यह समय, परिस्थितियों और सीमाओं का प्रश्न है। जब दूसरे देशों में बैठकर भारत के प्रति नफरत फैलाई जाती है, उग्रवाद को पोषित किया जाता है, निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई जाती है और भारत की मासूम जनता को निशाना बनाया जाता है, तब क्या केवल यह कह देना पर्याप्त है कि सब कुछ कानून के हिसाब से होना चाहिए? व्यवहारिक सच्चाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, प्रत्यर्पण और न्यायिक प्रतिक्रियाएं बरसों ले लेती हैं और कई बार वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तब तक जनहानि हो चुकी होती है, परिवार उजड़ चुके होते हैं और निर्दोषों की जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में यदि कुछ लोग नकाब पहनकर अपनी पहचान छुपाकर देश की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाते हैं, तो क्या वे केवल अपराधी कहलाने योग्य हैं या फिर वे उस रिक्त स्थान को भर रहे हैं जिसे कानून की देरी और सीमाएं छोड़ देती हैं? यही वह बिंदु है जहां नकाबपोश का विचार जन्म लेता है। एक ऐसा विचार जो ना तो धर्म से जुड़ा है और ना ही किसी संप्रदाय से, बल्कि सीधे सीधे मानवता, जनहित और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि पाकिस्तान जैसे देशों में कई भारतीय विरोधी उग्रवादियों और आतंकियों को नकाबपोश कार्रवाइयों के जरिए समाप्त किया गया। हाल ही में बांग्लादेश में भी ऐसी घटनाएं सामने आई जहां भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल तत्वों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। इन घटनाओं को केवल अलग थलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह समझना होगा कि ये उस वैश्विक असंतुलन का परिणाम है जहां आतंक का निर्यात करने वाले देश स्वयं कानून की आड़ में सुरक्षित बने रहते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना आवश्यक है, इन कार्रवाइयों को किसी धर्म से जोड़ना एक गंभीर भूल होगी। धर्म के नाम पर हिंसा का समर्थन करना उतना ही गलत है जितना मानवता विरोधी गतिविधियों को धर्म की आड़ देना। सत्य सनातन धर्म का मूल सिद्धांत जियो और जीने दो। यह धर्म कभी भी मानवता के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति नहीं देता है, किंतु जब कोई व्यक्ति, संगठन या विचारधारा लगातार जनहानि, आतंक, लूटपाट और निर्दोषों की हत्या में लिप्त हों तो सनातन दृष्टि में
वह राक्षसी प्रवृत्ति कहलाती है, ना कि धार्मिक आचरण। भारतीय सभ्यता के ग्रंथों और इतिहास में यह विचार स्पष्ट है कि राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रतिकार आवश्यक है। भगवान राम ने रावण का संहार किया, भगवान कृष्ण ने जरासंध जैसे अत्याचारियों का अंत किया और भगवान शिव ने भी राक्षसी शक्तियों का विनाश किया। इन उदाहरणों का आशय हत्या का महिमा मंडल नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि जब अधर्म, अन्याय और मानवता विरोध अपने चरम पर पहुंच जाए, तब निर्णायक हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। आज के संदर्भ में यह प्रश्न है कि क्या हम हर स्थिति में केवल हाफ एनकाउंटर जैसे विकल्पों पर निर्भर रहें? जब कोई व्यक्ति दर्जनों हत्याएं, आतंकी गतिविधियां और संगठित अपराधों में लिप्त रहा हो, तो उसके इलाज के नाम पर उसे जीवित रखकर राज्यों के संसाधनों पर बोझ बनाना क्या न्याय संगत है? जिन लोगों ने अनेक परिवारों को उजाड़ा, बच्चों को अनाथ किया और समाज में स्थायी भय पैदा किया, क्या वे क्षमा योग्य कहलाने लायक हैं? यह तर्क बार बार दिया जाता है कि सजा कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। यह आदर्श स्थिति है और किसी भी लोकतंत्र में यही प्राथमिक विकल्प होना चाहिए। किंतु व्यवहार में जब कानून देर से पहुंचता है, तब तक नुकसान अपूर्ण हो चुका होता है। समाचारों में अक्सर यह पढ़ने को मिलता है कि किसी अपराधी पर 20, 25, 50 और उससे भी अधिक मामले दर्ज थे। प्रश्न यह है कि इतने मामलों के बावजूद वह खुलेआम कैसे सक्रिय रहा? उसने कितनी जनहानि पहुंचाई होगी? ऐसी स्थिति में यह कहना कि सीधा एनकाउंटर गलत है एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कहीं अधिक कठोर है। जब जनता की सुरक्षा सर्वोपरि हो, तब कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में नागरिक ऐसे कदमों को मौन समर्थन देते हैं, भले ही वे सार्वजनिक रूप से इसे व्यक्त न करें। यह भी समझना आवश्यक है कि नकाबपोश कार्रवाइयों का समर्थन किसी अराजकता की वकालत नहीं है। यह मांग नहीं है कि कानून को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाए, बल्कि यह स्वीकारोक्ति है कि जहां कानून की पहुंच सीमित हो, वहां राष्ट्र की रक्षा के लिए असाधारण उपाय अपनाने पड़ते हैं। इन उपायों को धर्म, जाति, राजनीति से जोड़ना खतरनाक होगा। इन्हें केवल मानवता और जनहित के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, यह अपेक्षा अव्यावहारिक है कि हर खतरे का समाधान केवल लंबी न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा। इसलिए यह विचार उभरता है कि ऐसे नकाबपोशों के प्रति जो अपने प्राणों को जोखिम में डालकर देशद्रोही और मानवता विरोधी तत्वों को समाप्त करते हैं, कम से कम नैतिक सहानुभूति और सम्मान तो होना ही चाहिए। यह विमर्श किसी एक व्यक्ति या संगठन के समर्थन का नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न का है कि हम राष्ट्र, मानवता और जनहित की रक्षा कैसे करें, विशेषकर तब जब कानून अपने सर्वोत्तम रूप में भी देर से पहुंचता हो। यदि नकाबपोशों की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है, तो यह केवल उनकी प्रशंसा का नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था के
आत्ममंथन का भी विषय है। भारत की जनता अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न का स्पष्ट राय रखती है और संभव है कि यदि इस मुद्दे पर सार्वजनिक मतदान हो तो कठोर लेकिन त्वरित न्याय के पक्ष में भारी समर्थन दिखाई देगा। सरकारों, केंद्र और राज्य को इस भावना को समझना होगा, भले ही वे सैद्धांतिक सीमाओं को में रहकर निर्णय लें। नकाबपोश कोई आदर्श नहीं है, वे एक संकेत हैं उस अंतराल का जहां आदर्श और यथार्थ के बीच दूरी है। जब तक यह दूरी बनी रहेगी तब तक ऐसे कठोर विमर्श भी हमारे समाज में उठते रहेंगे। ये वे विचार हैं, ये नकाबपोश की ज़रूरत है। अब आप अपना समर्थन दे के बताइए कि आप हमारे विचार से कितना सहमत हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।